हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग टेस्ट नंबर 48 कवर करेंगे। ओके, स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं इससे संबंधित। पहला है कालगुर्गी तथा कालगुडी खाने स्वर्ण उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है पिलबरा कोयला उत्पादन क्षेत्र है। थर्ड है माउंट ईसा लेड तथा जिंक उत्पादन के लिए जाना जाता है। इन तीनों में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? केवल एक, केवल दो, एक और तीन, या फिर एक दो तीन? कालगुर्गी गुरली तथा कालगुडी जो है ये खाने जो है स्वर्ण उत्पादन की हैं, ये बिल्कुल सही है। पिलबरा जो है वह कोयला उत्पादन क्षेत्र नहीं है, यह लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है। इट मीन्स ये गलत है। इसके अलावा माउंट ईसा लेड तथा जिंक उत्पादन के लिए जाना जाता है, ये सही है। ऑप्शन नंबर 3 जो है सी होना चाहिए, क्योंकि 1 और 3 करेक्ट है। पिलबरा लौह अयस्क उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, ठीक है, इसलिए सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। नेक्स्ट है भारत में किस कारण से सिंचित क्षेत्रों की कृषि योग्य भूमि में लवणीयता की समस्या बढ़ रही है? वह कह रहा है कि किस कारण से, अत्यधिक उर्वरकों के प्रयोग से, या फिर अतिधारण से, या फिर आवरण फसलें उगाने से, या फिर अति सिंचाई से। ओके, तो इसका रीजन है अति सिंचाई से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अत्यधिक सिंचाई से कोशिका क्रिया को बढ़ावा मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप नमक ऊपर की ओर बढ़ता है और मृदा की सबसे ऊपरी परत में जमा हो जाता है। मृदा में लवणता की समस्या से निपटने के लिए खेतों में जिप्सम डालने की सलाह दी जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया गया है। जनजाति दे रखी है और उनके निवास स्थान दे रखे हैं, हमें बताना है कि कौन से सही है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे सहरिया जनजाति से। ये कहाँ पर निवास करती है, ठीक है। तो देखिए, सहरिया जनजाति जो है वह राजस्थान में है, राजस्थान में निवास करती है, तो इसका तो पहले का ए ही हो जाएगा। दूसरा है बैगाज जनजाति जो है वह मध्य प्रदेश की है। इट मीन्स इसका फोर्थ हो जाएगा। और थर्ड है यहाँ पर आपकी डाफर जनजाति जो है गुजरात की है। उसके अलावा पनियान जनजाति जो है ये है आपकी कर्नाटक की, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी ए का पहला, बी का चौथा, कहाँ पर है बी का चौथा? तो केवल इसी में है, बी आंसर होना चाहिए करेक्ट। ओके, इसका आंसर ऊपर है, बी सही है। सहरिया जनजाति राजस्थान से बिलोंग करती है, बैगास जनजाति मध्य प्रदेश से, डाफर गुजरात से और पनियान कर्नाटक से। जनजातियों से संबंधित जो वीडियो है वो डल चुका है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वाली जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप लोग देख सकते हो, उसका लिंक इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखे हैं। पहला, भारत में पहली जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी, बहुत बार बता चुकी हूँ। ओके, WC प्लाउडेन भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे। योर ऑप्शंस आर, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन क्या है, इसमें से सही नहीं है पूछा गया है, केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर ना तो एक और ना ही दो। ओके, सो योर आंसर इज विच इज इनकरेक्ट एक्चुअली। तो भारत में, एक सेकेंड रुकिए, यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन में कुछ मिस्टेक हुई है क्या? भारत में पहली जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी? बिल्कुल नहीं, लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी, इसलिए ये गलत हो जाएगा। आंसर केवल ए होना चाहिए, ठीक है। और WC प्लाउडेन जो है भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे, ये बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में हुई थी, यह यहाँ से कई बार पूछा गया ये फैक्ट। पहली नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी, ठीक है। तो अगर पहली पूछी जा रही हो और नियमित पूछी जा रही है, इन दोनों में डिफरेंस है। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त WC प्लाउडेन थे, ठीक है। नेक्स्ट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं। पहला है, उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। दूसरा है, उन्होंने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तीसरा है, उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी या फिर स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना की थी। कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो और तीन, केवल तीन, या फिर एक, दो और तीन? देखिए,
इसमें उन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, ये बिल्कुल सही है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, उन्होंने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर हस्ताक्षर किए थे जो कि 1932 में हुआ था। ठीक है, सांप्रदायिक अवार्ड से संबंधित जो समझौता था वो हम पॉलिटी में कवर करेंगे उस चीज़ को। तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, स्वतंत्र मजदूर पार्टी की स्थापना की थी, ये भी बिल्कुल सही है। आंसर 1, 2 एंड 3 डी है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा या से कवि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में था? कालिदास, अमर सिंह, हरिशेन, या फिर ये ए और बी, यानी कि कालिदास और अमर सिंह दोनों ही थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार की बात हो रही है जिसमें कालिदास भी थे और उसके बाद अमर सिंह भी थे। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कालिदास और अमर सिंह दोनों चंद्रगुप्त द्वितीय के उज्जैन दरबार में कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में सर्वाधिक प्रचलित तथा मान्य मत कौन सा है? व्यापार का पतन, सामूहिक जनसंहार का पतन, जलवायु परिवर्तन का पतन, या फिर महामारी का फैलाव। ओके, तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में जो ये क्वेश्चन दिया गया है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हड़प्पा सभ्यता के पतन का सर्वाधिक प्रचलित तथा सर्वमान्य मत जलवायु परिवर्तन है, जिसका कारण वनों की कटाई रहा होगा, जिससे अत्यधिक बाढ़ तथा अत्यधिक सूखे की स्थितियां उत्पन्न हुई होंगी तथा सभ्यता का धीरे धीरे पतन हो गया होगा। नेक्स्ट है, बुद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्मों पर विचार करना है? स्थान और प्राप्ति, उन्हें कहाँ कहाँ पर इनकी प्राप्ति हुई थी? कुछ चीज़ें दे रखी हैं उनसे संबंधित। बोधगया में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सारनाथ में निर्वाण, और कुशीनगर में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। सुमेलित कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, या फिर या फिर केवल तीन? ओके, सो इसमें से जो करेक्ट है वो है आपका बोधगया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये चीज़ बिल्कुल सही है। लेकिन कुशीनगर में निर्वाण और सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, ये तो बहुत फेमस चीज़ है। तो आंसर होगा केवल एक, क्योंकि पहला ही सही है, दोनों लास्ट के गलत है। ठीक है, सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था और निर्वाण प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? कुशीनगर में। नेक्स्ट है, किस हार्मोन के श्रावण में कमी के परिणाम स्वरूप वृद्धावस्था में शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर पड़ जाता है? ऑप्शंस है पैराथायराइड हार्मोन, थाइमोसिन, कोर्टिकॉइड, या फिर एड्रेनलिन। ओके, तो इसमें पूछा गया है कि किस हार्मोन के श्रावण में कमी से जो है वृद्धावस्था में शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर पड़ जाता है? वो है थाइमोसिन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। थाइमस ग्रंथि हमारे शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बायोलॉजी से लिया गया ये क्वेश्चन। यह ग्रंथि थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। बढ़ती उम्र के साथ थाइमस का अपघटन होने लगता है, फलस्वरूप थाइमोसिन का उत्पादन घट जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप वृद्धावस्था में क्या होता है? प्रतिरक्षा प्रक्रिया जो है वह कमजोर पड़ जाती है। ठीक है, यानी कि उनकी जो क्षमता शक्ति होती है वह कमजोर पड़ जाती है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर का तापमान एवं खाने पीने की क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में होता है? हालांकि आंसर आप लोगों को दिख गया है। सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, कार्पस केलोसम, या फिर मेड्यूला ओब्लोंगेटा लोगेंटा। ओके, बड़े ही अजीब अजीब से नाम होते हैं कुछ कुछ। वेल, आंसर यही है जो कि सबसे अजीब है, मेड्यूला ओब्लोंगेटा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। हाइपोथैलेमस में कई केंद्र होते हैं जो शरीर के तापमान, खाने और पीने का नियंत्रण करते हैं। इसमें कई तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं भी होती हैं जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन का श्रावण करती हैं। सेकंड, हाइपोथैलेमस में कई सारे तंत्र होते हैं, इसका आंसर में मुझे कन्फ्यूज़न क्यों है? आंसर शुड बी बी, राइट ना? आंसर बी होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग।
कोई बात नहीं, इसको मैं क्लियर कर दूंगी, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। इस चीज़ को आप अभी फ़िलहाल छोड़ दीजिए, ओके। सो नेक्स्ट है, श्वसन गतिविधि में सम्मिलित वायु के आयतन का आकलन कौन से यंत्र की सहायता से किया जाता है? ऑप्शन है स्फेरोमीटर, पायरोमीटर, स्पाइरोमीटर या फिर स्टेथोस्कोप। श्वसन गतिविधि में सम्मिलित वायु के आयतन का आकलन कौन से यंत्र की सहायता से किया जाता है? ठीक है, तो वह यंत्र है स्पाइरोमीटर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, यह कार्य स्पाइरोमीटर की सहायता से किया जाता है जो फुफ्फुसी कार्यकलापों का नैदानिक मूल्यांकन करने में सहायक होता है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं? ऑप्शन है प्रोटियम, रेडियम, ड्यूटेरियम या फिर ट्राइटियम। 1 and 2, 1, 2 and 3, 1, 2 and 4 या फिर 1, 3 and 4। ओके, फिर से आप लोग ऑप्शंस देख सकते हैं। ओके, सो उसमें जो क्या बोलते हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक है वो एक तो प्रोटियम है, ओके, उसके अलावा आपका ड्यूटेरियम है और ये ट्राइटियम भी है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी 1, 3 and 4। हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। घरों में विद्युत परिपथ को किस क्रम में लगाया जाता है? ऑप्शन है श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, श्रेणी क्रम एवं समानांतर दोनों में या फिर उपरोक्त में से किसी में भी नहीं। समानांतर क्रम में लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। घरों में विद्युत परिपथ को पार्श्व क्रम समानांतर क्रम में लगाया जाता है। इसका कारण यह है कि विभिन्न इलेक्ट्रिक सामानों को उचित प्रकार से कार्य करने के लिए अत्यधिक भिन्न मानों की विद्युत धाराओं की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से क्या कहलाते हैं? ठीक है, तो ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल, कीटोन या फिर हैलोजन। वे कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। केवल कार्बन एवं हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? ऑप्शन है जस्ता, सीसा, क्रोमियम या फिर तांबा। तो उस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पेंट करके तेल या ग्रीस लगाकर यश दलेपन, क्रोमियम लेपन, और उसके बाद है या फिर एनोडीकरण या फिर मिश्र धातु बनाकर लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखा जा सकता है। इनमें से यशद लेपन लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की पतली परत चढ़ाने की विधि है। जो यशद लेपन होता है उसका मतलब है कि लोहे की जो जितनी वस्तुएं होती हैं उस पर अगर जस्ते की लेयर चढ़ा दी जाती हैं, उसको ये वर्ड दिया गया है अलग से। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर और सोडियम। ठीक है, तो वह हाइड्रोजन है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, सभी अम्लों में हाइड्रोजन निश्चित रूप से उपस्थित होता है। इसी कारण धातु के साथ अभिक्रिया करने पर सभी अम्ल हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं उन पर विचार करना है। भारतीय संविधान में फेडरेशन शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है। ओके, भारत अर्थात इंडिया शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान के पहले अनुच्छेद में किया गया है। हमें बताना है कि इसमें से करेक्ट कौन सा है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों या फिर ना तो एक और ना ही दो। भारतीय संविधान में कहीं पर भी फेडरेशन वर्ड का यूज़ नहीं किया गया है। इट मीन्स ये बिल्कुल सही है। और ये चीज़ मैं पढ़ा चुकी हूँ, संघ और राज्य वाला जो चैप्टर पढ़ाया है उसमें मैंने सबसे पहले बताया कि आर्टिकल 1 जो है उसमें भारत और इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन नंबर 2 ये जो दोनों हैं करेक्ट हो जाएंगे। सो सी आंसर होना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) घ को अनुच्छेद 21 के साथ मिलाकर पढ़ने पर निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त होता है? सूचना का अधिकार, विदेश यात्रा करने का अधिकार, निजता का अधिकार या फिर आश्रय पाने का अधिकार। निजता का अधिकार प्राप्त होता है ना, क्यों गलत है या सही है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
ठीक है। खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश एवं गोविंद बनाम मध्य प्रदेश मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 19 वन घ भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवाज संचरण कम अधिकार से संबंधित है ये मामला। इसको अनुच्छेद 21 यानी कि ये जो आर्टिकल है ये किससे संबंधित है, यानी कि इसमें क्या प्रोविज़न किया गया है, भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आवाज संचरण, कि आप किसी भी क्षेत्र पर जाकर के बिना किसी बाध्यता के अपने जिस भी चीज़ का प्रचार और प्रसार करना चाहते हो वो कर सकते हो, आपको पूरा राइट है। उसके अलावा आर्टिकल 21 में जीवन का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार आप लोगों को है। इन दोनों को मिलाकर पढ़ने पर एकांतता या फिर निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, प्राप्त होता है। ठीक है, सो ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? ऑप्शन है मूल अधिकार, प्रस्तावना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, नेक्स्ट है मूल कर्तव्य। ठीक है, अगर वैसे यहाँ करेक्ट आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगर वहाँ पर ऑप्शन में ये नहीं होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं होता है, इस जगह पर कुछ और होता है और प्रस्तावना होता है, तो आपका आंसर प्रस्तावना करेक्ट होगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ आंसर सी है। भारत के संविधान के भाग 4 में राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए निर्देश दिए गए हैं। ध्यान देने की बात यह है कि प्रस्तावना में भी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना संबंधी विचार पाया जाता है। क्या कहा था हमने? यही कहा था ना कि अगर प्रश्न में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का ऑप्शन नहीं है और प्रस्तावना का है तो वो करेक्ट होगा। ठीक है, किंतु प्रस्तावना या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कोई एक विकल्प चुनना है तो सही उत्तर राज्य के नीति निर्देशक तत्व होगा। ठीक है, अगर दोनों ऑप्शन है तो डीपीएसपी करेक्ट होगा। इफ देयर इज नॉट डीपीएसपी देन योर आंसर विल बी प्रीएम्बल। ओके, सो किंतु विकल्प में दोनों साथ दिए हैं तो दोनों वाला विकल्प भी सही होगा। हाँ, अगर विकल्प में यहाँ ये होता, सपोज यहाँ पर होता सबसे ऑप्शन नंबर ए होता आपका डीपीएसपी और बी होता प्रस्तावना, और यहाँ सी होता, ए एंड बी दोनों ही करेक्ट है, तो आपका आंसर सी करेक्ट होता। ठीक है, ओके, होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश राष्ट्रपति में निहित है। करेक्ट कौन सा है ये बताना है, केवल एक, केवल तीन, एक और तीन, या फिर एक, दो और तीन, यानी कि तीनों ही करेक्ट है। देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ये तो बच्चा बच्चा जानता है। ठीक है, राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग स्वयं भी कर सकता है, बिल्कुल सही बात है, या फिर अपने अधीनस्थ यानी कि उसके अंडर में जो भी जितने भी अधिकारी कार्य कर रहे हैं वो उनके द्वारा भी करवा सकता है। डेफिनेटली बिल्कुल सही बात है। संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश जो है वह किस में निहित होता है? प्रेसिडेंट में। इट मीन्स ये तीनों ही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका आंसर आप लोगों को दिख चुका है। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कुछ विचार दिए गए हैं। देखिए, सबसे पहले उनके नाम दिए गए हैं, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, वीवी गिरी एंड के आर नारायणन, नारायणन, है ना। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनको मैं गलत पढ़ जाती हूँ, लेकिन मैं पढ़ देती हूँ, चाहे मैं 3 बार में सही पढ़ूँ, पढ़ती सही हूँ। डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलिए प्रश्न पर वापस से आते हैं। उपयुक्त में से कौन उपराष्ट्रपति का पद संभालने से पूर्व राजदूत या फिर उच्चायुक्त पद पर रह चुके हैं? योर ऑप्शंस आर 1 and 2, 2 and 3, 1, 2 and 3, या फिर ये चारों ही रह चुके हैं। फटाफट से आंसर कर दीजिए अगर थोड़ी सी पुरानी हिस्ट्री पढ़ रखी है तो। बताइए 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 क्या आंसर है। देखिए, आंसर दरअसल ये है कि इनमें से कौन है जो राजदूत या फिर उच्चायुक्त रह चुके हैं। वो देखिए, डॉक्टर राधाकृष्णन भी हैं, वीवी गिरी भी हैं, के आर नारायणन भी हैं, लेकिन जाकिर हुसैन नहीं है। जाकिर हुसैन नहीं है, आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यस, उपराष्ट्रपति बनने से पहले निम्नलिखित व्यक्ति भारत के राजदूत या फिर उच्चायुक्त पद पर कार्यरत थे, जिनके नाम यहाँ पर दे रखे हैं। एस राधाकृष्णन पूर्व सोवियत संघ में रहे थे यानी कि रूस में, वीवी गिरी सिलोन यानी कि श्रीलंका में रहे थे, और के आर नारायण की बात करती हूँ तो वो रहे हैं चीन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान कर सकता है? व्हाट अ क्वेश्चन गाइस।
ऑप्शंस हैं संसद के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य, संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधान मंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्य, या फिर राज्य विधान मंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एंड क्रिटिकल क्वेश्चन है, बट आंसर कीजिए, इजी है। इजी तो नहीं है, बट हाँ अच्छा क्वेश्चन है ये कह सकती हूँ मैं, हलवा क्वेश्चन नहीं कह सकती इसको। देखिए, जो लोकसभा और राज्य विधानसभा लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान कर सकता है, राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य होते हैं। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को और राज्यसभा दोनों के निर्वाचन में सदस्यों को राज्यसभा और लोकसभा दोनों के निर्वाचन में मतदान का अधिकार प्राप्त होता है। यहाँ पर मैं लोकसभा लिखना भूल गए हम लोग, ठीक है, भूले नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक है। भारत के नागरिक होने के नाते वे लोकसभा के निर्वाचन में मतदान कर सकता है और राज्यसभा के निर्वाचन में संविधान के अनुच्छेद 80(4) के तहत मतदान कर सकते हैं। ठीक है, अब ये चीज़ जब हम संसद वाला पार्ट क्लियर करेंगे तब पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। सो नेक्स्ट है 75 वंडर्स ऑफ उत्तर प्रदेश, 75 वंडर्स ऑफ उत्तर प्रदेश की थीम पर किस योजना की ब्रांडिंग की जाएगी? और ऑप्शंस आर स्वच्छ गंगा मिशन, किसान संरक्षण योजना, या फिर एक जिला एक उत्पाद योजना, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। योर आंसर इज एक जिला एक उत्पाद योजना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। प्लीज थीम याद रखिएगा गाइस, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में 75 वंडर्स ऑफ यूपी की थीम एक जिला एक उत्पाद यानी कि ODOP की ब्रांडिंग होगी। साथ ही ODOP उत्पाद हर घर तक पहुंचाने के लिए क्या होगा, पूरे प्रदेश में ODOP उपभोक्ता अभियान भी चलाया जाएगा। तो अगर ODOP आ जाता है शॉर्ट फॉर्म में तो प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होइएगा, और अगर आ जाता है एक जिला एक उत्पाद तो भी कंफ्यूजन नहीं लाना है अपने दिमाग में। नेक्स्ट है, वर्ष 2021 के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को प्रदान किया गया है? ऑप्शंस है 31, 32, 33 या फिर 34। 32 बच्चों को ये पुरस्कार दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देश के 32 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। ये चीज़ याद रखना क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं 2020 या 2021 में। भारत सरकार नवाचार, शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति, समाज सेवा और बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण क्षमता और उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से प्रतिवर्ष सम्मानित करती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऊंट के कुबड़ में वसामय ऊतक का संचय होता है। नेक्स्ट है, यह ऊतक वसा संचय के साथ तापरोधी परत की भांति भी कार्य करता है। ऑप्शन है केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, या फिर ना तो एक और ना ही दो। देखिए, ऊंट के कुबड़ में वसा में ऊतक का संचय होता है, बिल्कुल सही बात है, और यह तापरोधी परत की भांति भी कार्य करता है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ऊंट के कुबड़ में वसा में ऊतक का संचय होता है, यह ऊतक वसा संचय के साथ तापरोधी परत की भांति भी कार्य करता है, जो शरीर की गर्मी को बाहर जाने से क्या करता है, रोकता है। ठीक है, तापरोधी परत का मतलब यहाँ पर यही है। 25 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं 48। PDF की नीड है तो आप लोग इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाकर के विजिट कर सकते हो और बाकी के कोर्स भी आप लोग देख सकते हो अगर आपको नीड है तो। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।